आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि DDC के इंतखाबात के हवाले से आज चौथे फेज के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए और इस तरह से आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चौथे मरहले में जो इंतखाबात हुए उसमें अवाम ने न सिर्फ गुज़श्ता फेजेस के मुकाबले में भारी मात्रा में शिरकत की, बल्कि कई एक पोलिंग बूथ्स पे वक्त गुजरने के बाद भी, यानी कि 7 से 2 तक जो इंतखाबात होने वाले थे, 2 बजे के बाद भी चुनावी कमीशन की हिदायत के मुताबिक कि जो लोग इन एरियाज के अंदर आ गए हैं जहां पर पोलिंग बूथ्स हैं और अपनी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन वक्त गुजर चुका है, उसके बाद भी उन्हें इजाजत दी गई ताकि इन वोटों को जाया ना होने दिया जाए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, जैसा हमने पहले ही अंदिया दिया था और अंदाजे लग रहे थे कि DDC इंतखाबात में पहला मरहला, दूसरा मरहला जो खुश असलूबी के साथ गुजरा और तीसरे मरहले में भी जो भारी मात्रा में लोगों ने शिरकत की, इससे यह बिल्कुल वाज़ह हो जाता था कि लोग अब मुकम्मल जान चुके हैं कि अगर किसी भी तरीके से इंतखाबात से दूर रहा गया तो कोई भी ऐसा नुमाइंदा है जो उनके सर पे चढ़ सकता है। इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करके एक मुनासिब नुमाइंदे को सामने लाया जाए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर चौथे मरहले के DDC इंतखाबात के साथ साथ पंचों और सरपंचों की खाली निशस्तों के हवाले से भी इंतखाबात मुनक्किद हुए और इस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके न सिर्फ इसमें हिस्सा लिया बल्कि कई एक जगह पर वोटरान में काफी जोश भी देखा गया। और इस तरह से खवातीन की एक भारी जमीयत को भी आज न सिर्फ पोलिंग बूथ्स के बाहर देखा गया, बल्कि यह बता सकते हैं कि खवातीन ने बढ़ चढ़ करके इन इंतखाबात में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि यह भी कह सकते हैं कि इस बार खवातीन नुमाइंदों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। जहां कहीं पर भी इस वक्त इंतखाबात के हवाले से बात होती है तो हर DDC हल्के के अंदर खवातीन नुमाइंदा जो हैं वो खड़ी हुई है और चाहती है कि किसी तरीके से खवातीन के हवाले से बात की जाए। और अपने अपने तरीके से सभी जमातों ने भी कोशिश की हैं कि जवां साल चेहरों को न सिर्फ इसमें नुमाइंदगी दी जाए बल्कि कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से सनफ नाजुक के हवाले से जो मामला थे उनको एड्रेस करने के लिए भी खवातीन को मौके फराहम किए जाएं। नाज़रीन, मरकजी सरकार की तरफ से इतना बड़ा फैसला लेने के बाद कि DDC इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, शदीद ठंड के बीच में लोगों की भारी शिरकत इस बात की तरफ अंदिया देती है कि जमहूरी निज़ाम के जरिए नुमाइंदों को मुंतखब करके लोग चाहते हैं कि उनके बुनियादी मामलात का हल निकाला जा सके। अगरचे इस हवाले से कई एक ऐसे अंदिये भी जाहिर किए जा रहे थे कि शदीद शिद्दत की सर्दी के बीच में शायद वोटरान में वो जोश नहीं देखा जाएगा, लेकिन अब के बार वोटरान ने यह बात साबित कर दी कि वो इस बार अपने मुस्तकबल के हवाले से और अपनी इलाकाई तरक्की के हवाले से किसी भी चीज पर समझौता नहीं करेंगे। और इस तरीके से आज की बात अगर हम करते हैं तो आपको बताए देते हैं कि सभी अजला के अंदर जो इंतखाबात हो रहे थे उन अजला के अंदर जहां सिक्योरिटी के फकीदुल मिसाल इंतजामात किए गए थे सरकार की तरफ से और चुनावी कमीशन की तरफ से, यह कोशिश की जा रही थी कि गुज़श्ता इंतखाबात के मुनासिबत से अगर देखा जाए तो इस बार जो इंतखाबात में लोगों का जोश खरोश है इसको मद्देनजर रख करके न सिर्फ बेहतर इंतजामात रखे जाएं बल्कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मुकम्मल तरीके पर फॉलो करते हुए मुलाजमीन भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार थे। और इसके साथ साथ महकमा सेहत की तरफ से भी खुसूसी एस्कॉर्ट बनाए गए थे जो मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर जाकर के देख रहे थे कि कहीं कोविड-19 के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सैनिटाइजर्स का हर इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके साथ साथ बूथ्स के बाहर मास्क को भी रखा गया था जिसे महकमा पुलिस के जवान वहां पर उन वोटरान को दे रहे थे जिन वोटरान के पास मास्क पहनने के लिए नहीं थे, ताकि वो अपने हक राय दही का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आपको यह बात भी बताए देते हैं कि जहां DDC इंतखाबात के लिए इस वक्त लोग काफी ज्यादा जोश खरोश के अंदर देखे जा रहे हैं, वहीं लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज्यादा जुड़ चुकी हैं अब नुमाइंदों के साथ। अब अगर हम इन इंतखाबात के हवाले से नाज़रीन इकराम बात करते हैं तो इन इंतखाबात में अगरचे देखा जाए कि जहां वोटरान की भारी शिरकत देखने को मिलती है वहीं पर नुमाइंदे जो हैं वो भी कम नहीं है, यानी कि हर एक DDC
इंतखाबात की निशस्त के हवाले से जब बात की जाती है तो निसफ दर्जन से जायद हर जगह पर लगभग नुमाइंदे खड़े हुए हैं, जिनमें खवातीन भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। इस हवाले से लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जिस अंदाज में इस बार इंतखाबात के अंदर उन्हीं के लोकल लोगों ने शिरकत करके नुमाइंदगी के लिए अपना फॉर्म भरा और इस तरीके से अपने अपने इलाके की टॉपोग्राफी के हवाले से वो काफी ज्यादा वाकिफ भी हैं, बेहतर ढंग से शायद वो काम कर सकते हैं, बशर्तिया कि उनको आगे एक अच्छा सपोर्ट भी मिले। लेकिन देखना यह होगा कि जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी तरीके से एक बड़ा मैदान मार सके इसके मुकम्मल अमल के बाद, और यह वाज़ा कर दे कि मरकज के अंदर से आई हुई इस जमात, जिसे किसी जमाने में यहां पर पैर टिकाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, एक बड़ा हल्का है इंतखाब में अब अपना असर रसूख बना चुकी है। चूंकि उनके स्टार कैंपेनर्स इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और गली गली घर घर जाकर के वो अपने प्रचार को आगे चला रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को अलग से मुतारिफ करवाते हैं और मरकज की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से और तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से भी लोगों को बाखबर कर रहे हैं। और उसके साथ ही एक बड़ा काम वो ये भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो गुपकार के अंदर पीपल्स अलायंस बना हुआ है उस अलायंस को किसी तरीके से डिच किया जाए, उनको किसी तरीके से लोगों के सामने बदजुल्म किया जाए, इसके हवाले से उनके सख्त तरीन बयानात आ रहे हैं, जिसमें गुपकार अलायंस के अंदर मौजूद उन सभी जमातों के ऊपर जो आज तक हुकूमतों के अंदर रहे उन पर ऐसे इल्जामात की बारिशें हो रही हैं जिसमें उन पर जमीनों के गबन, नौकरियों के हवाले से पैसा खाने, उसके बाद अपने घरों के खजाने भरने और सरकारी खजानों को लूटने के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। जबकि गुपकार के अंदर बैठी हुई जमातें इस वक्त मरकज के ऊपर यह इल्जामात लगा रही हैं कि वो मरकज के अंदर हुकूमत के बावजूद यहां इस वक्त अपनी मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को यहां पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जबकि लीडरान हैं कि एक दूसरे पर इल्जामात की बारिशों के बीच में ही चलते हैं। इस दौरान आपको मालूम होना चाहिए कि मार्च के महीने में यहां पर अपनी पार्टी भी वजूद में आई थी और इस तरह से कोविड-19 के बाद इस पार्टी को अपने पर फैलाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन कुछ ही देर बाद जब यहां पर अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली और सियासी जमातें अपने अपनी जगह पर कामकाज शुरू करने की पोजीशन में हुई, अवाम तक रीच उनकी शुरू हो गई डीडीसी इंतखाबात में, तो इसके साथ ही अपनी पार्टी ने भी अपने पर फैलाने शुरू कर दिए और इस तरह से अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस जमात ने जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवारों को मैदान के अंदर खड़ा कर दिया और हर जगह पर उनके स्टार कैंपेनर्स भी जाकर के लोगों को लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई एक वादे नए किए जा रहे हैं और कई एक जगहों पे उनका भी गुपकार अलायंस के साथ जो है वो जाकर के टकराव हो जाता है, इस बात के हवाले से कि ख्यालात की जंग है, ख्यालात नहीं मिलते। इस हवाले से अल्ताफ बुखारी के बारे में बता देते हैं कि वो आज अनंतनाग के दौरे पर थे, जहां उन्होंने आज नामा निगारों से भी बात की। उनकी इस बातचीत को भी अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा दिन क्या कुछ अहवाल रहा चुनाव के हवाले से, क्या कुछ सरगर्मियां थी, क्या कुछ लोगों का कहना था, आइए आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं। जिसमें हम जिला गांधरबल की बात करें तो वहां पर हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने कई एक मामलात पर जो है लोगों को वहां पर दर्शाया है कि किस ठिठुरती ठंड में और मौसमों की खराबी के बावजूद वहां पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। इसी तरह से नारवल की बात करते हैं, दीगर जगहों की बात करते हैं, बांडीपुरा की बात करते हैं, अनंतनाग इलाके की बात करते हैं, दीगर अजला की बात करते हैं, जहां कहीं पर भी चुनाव हो रहे थे। अच्छी खासी तादाद बड़गाम समेत लोगों की आज चुनाव अमल में शिरकत कर रही थी। कुछ छोटी तस्वीरें आपके लिए। पानी भी नहीं आता और सड़क भी नहीं आम थोड़े बटा में बसा लगा हम क्या आज हम इसलिए डाल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि बीडीसी या डीडीसी बनाओ, इससे इलाके की तरक्की होगी। तो हम इसलिए निकले हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो। ये बिछड़ा हुआ इलाका है, ना यहाँ रोड है, ना यहाँ पानी है, ना कोई चीज़ है। हम इसलिए निकले हैं कि अगर हमारे वोट अच्छे तरीके से अच्छे कैंडिडेट के हक में जाएंगे तो वो कल हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएगी।
वैसे आज का जो ये वोट है, जिस मकसद के लिए हम लोगों को डालना चाहिए वो ये हो सकता है कि हमारे लिए, हमारे साथ क्या हुआ, 370 और 35 ए जो हमसे छीना गया, इसकी मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती तौर पर ये बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा मकसद 35 ए और 370 को वापस लाना है। तो मुझे लगता है, जो जहाँ तक मेरी लोगों से बात हो रही है या हुई है, वो लोग तो ज़्यादातर इसलिए वोट डाल रहे हैं कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ उसका हम अपने वोट से जवाब दें, और उसकी मतलब सही तर्जुमानी आज की जो ये बारी अक्सर में वोटिंग हो रही है ये है। देखिए, ये यहाँ के जो नौजवान हैं ये टोटल बेरोजगार हैं, ये मजदूर इलाका है। मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि इनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी, मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि मैं किसी ऐवान में भी एज अ सोशल वर्कर काम करता था। मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी माँ को फिट करके अच्छा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दे के इनको, इन नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम कर दूं। देखिए, नौकरी ही नहीं है, यहाँ दो इश्यूज है। नौकरी के साथ साथ अगर इंडस्ट्री खुल जाती है तो ये सारे जो मजदूरी के बगैर उसमें चले जाते, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपनी बच्चों को पाला पोसा है। मेरा मेन फोकस है नौजवानों पर, इनको अपलिफ्ट करने के लिए मैंने माँ को फॉर्म भरा है। देखिए, सरपंच और पंच जिसने काम किया है, लोगों ने उसको वोट दिया है। जिसने नहीं किया होगा उसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं कि नेगेटिव। यहाँ पर इसलिए भीड़ लगी हुई है क्योंकि ये इलाका जो है दैट हैड बीन रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स एमएलए। की जो हमारी आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पोलिंग हो रही है, ये डीडीसी और पंचायत बाई पोल्स की, इसमें जो हमारे टोटल जो सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स हैं, वो हमारे 26 हैं। उसमें डीडीसी की 2 सीट्स हैं, सरपंच 3 और 21 जो है हमारे पंचायत की सीट्स हैं। उसके अगेंस्ट जो हम देख रहे हैं 70 कंटेस्टेंट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, और कुल जो हमारे जो वोट्स हैं इस जो 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 20,647 हैं, और इसके लिए हमने 88 पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिनमें हमने मौकूल इंतज़ाम करके रखा है, चाहे हमारे पोलिंग स्टाफ हो, उनके बोर्डिंग लॉजिंग या उनकी बाकी वेलफेयर फैसिलिटीज़ के हवाले से, हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं पोलिंग स्टेशन पर, उनका हमने फुल प्रूफ अरेंजमेंट करके रखा। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे जो वोटर्स हैं हमारे, उनके लिए कोविड के चलते हुए हमने फुल SOPs का पालन करके रखा है। सबके लिए हमने मास्क अरेंज करके रखे हैं, सैनिटाइजर्स रखे हैं, और ये हमारी ओवरऑल ये कोशिश हमारी है कि जो ये हमारे इलेक्शंस अभी तक जितने भी हमारे 3 फेज पहले भी होंगे, बड़े स्मूथली पीसफुल हुए, और ये फेज भी जो हम देखने जा रहे हैं इसमें भी काफ़ी अच्छे तरह स्मूथली और पीसफुली जो हमारी पोलिंग हो रही है, कंडक्ट हो रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे भी इस बार भी हमारा जो है पोलिंग परसेंटेज
इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारी रिक्वेस्ट आम लोगों से ये होगी कि वो जोक दर जोक आएँ और अपने जो है जो डेमोक्रेटिक राइट है उनका वोट का वो इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो डीडीसी के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ के नौजवान जो यूथ है उन्होंने भी ये सोचा कि हम यहाँ पे अपने एक डीडीसी कैंडिडेट उठाएंगे जो हमारी खिदमत कर सके, डेवलपमेंट हो यहाँ के हवाले से, यहाँ हमारे परिवार में। तो इसलिए यहाँ पे लोग बहुत बड़ी खुशी से आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा जो ये डीडीसी कैंडिडेट बन के आएगा तो वो आवाम की खिदमत करेगा। चाहते हैं हमारे यहाँ का कैंडिडेट वो एजुकेटेड हो, इसलिए हम ये वोट डाल रहे हैं। हमारे भी वोट ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। इस साल जो भी हम वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह वो कैंडिडेट हमारा हमें हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल वो है हमें। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरीके से बढ़ चढ़ करके लोगों ने न सिर्फ इन इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि खवातीन अपने छोटे बच्चों को लेकर के भी बूथ्स के ऊपर पहुंची, लेकिन अपने वोट को जाया नहीं होने दिया। तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं और इस तरीके से 60% से ज्यादा लोगों ने आज अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस हवाले से क्या कुछ चुनावी कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट आएगा उसको भी बाद में आपको अपनी चैनल पर हम दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अल्ताफ बुखारी ने भी जो इल्जामात आज दीगर जमातों के ऊपर लगाए और चुनावी कैंपेन के अंदर जो कुछ भी उनकी नजर थी उस हवाले से बात करते हुए कुछ यूं कहा। हम जो सियासत करने निकले हैं, हम बिल्कुल साफ सुथरी सीधी सच्चाई पे मबनी सियासत करने निकले हैं। हमारे सियासत में कोई इमोशनल नारा नहीं, जज्बाती नारा नहीं है। हमारा कोर एजेंडा रियासत की स्टेटहुड वापस लाना, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। बाकी डेवलपमेंट के तो इश्यूज हैं जिसके लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं और वही हमारा मुद्दा और मकसद है कि हम एक रिस्पेक्टेबिलिटी अपनी कौम को वापस दे दें और सच ही बोले इनको कि क्या मतलब है इन इलेक्शनों का और आगे को कैसे हमें चलना होगा। जो अपोजिट पॉलिटिकल देखिए मैं बताऊंगा, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो कहने में मेरे खिलाफ क्या कहेंगे या मेरी जमात के खिलाफ क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हम चोर हैं। हमने तो कोई चोरी नहीं की है, हमने तो कोई जमीनें नहीं खाई हैं, हम किसी रिश्वत स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं है, हम किसी दूसरे पैसे के स्कैंडलों में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए कहने को उनके लिए जब कुछ नहीं है तो वो कहेंगे बी टीम, ए टीम, सी टीम, तो कल साबित लोग करेंगे। ये लोगों का फैसला होगा ना कि ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। और जहां तक ये कहा जाए कि आज तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कांग्रेस की बी टीम थी। 1975 में मरहूम शेरी कश्मीर उस असेंबली जो कांग्रेस की असेंबली थी उनके कंधों पे आए। 1987 में राजीव फारूक के कार्ड में वो थे। फिर 1998, 96, 97 में वो वाजपेयी साहब की हुकूमत के साथ मिले बीजेपी, उस वक्त एनडीए के पार्ट थे। अभी 2008 में फिर कांग्रेस के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई, तो वो तो खुद बी टीम ही थी। वो कहाँ ए टीम है, कब थी वो यहाँ की? और महबूबा जी क्या कहेंगी, पीडीपी तो पहले भी कांग्रेस की बी टीम रही, फिर बीजेपी के साथ तो सीधा हाथ मिला के उन्होंने किया। गलत मतलब है साहब। देखिए साहब, ये सब पार्टियां जब जिस वक्त इनको इक़्तिदार पे कब्जा करना है, ये किसी के साथ भी हाथ मिलाते हैं, उस वक्त इनको याद नहीं होता है हम ए टीम है, बी टीम है। लेकिन जब इनको कोई ललकारता है और इनको लगता है ये इनकी जुन में से नहीं है, उसको ये कहते हैं बी टीम। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि ये तो थी इंतखाबात के हवाले से बात, और इस हवाले से आपको ये बात भी बताई देते हैं कि कल की ही अगर हम बात करते हैं कि डीडीसी इंतखाबात को थोड़ा सा तितर बितर करने के हवाले से जो यहां पर हुक्काम है उनका कहना है कि कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि किसी तरीके से इस अमल में रुकावट डाली जाए, लोगों के अंदर खौफ हरास पैदा किया जाए। उनका बताना है कि इस हवाले से कल भी अगर हम सासगरीपुरा हवल की बात करते हैं तो वहां पर भी नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस की गश्ती पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जहां एक सिविलियन जख्मी हो गया, वहीं पर एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। और इसके चलते वहां पर नाका पार्टी जो थी उसने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। पुलिस के आला अफसरान भी वहां पर पहुंचे और जाए वकूफ पर जायजा लेने के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर घर घर तलाशियों का सिलसिला भी जारी किया गया। और इसके साथ ही जो हमलावर हैं उनके बारे में भी बड़े पैमाने पर
तलाश जो है वो जारी है। उसके चलते आज जहां इस वक्त नारबल के अंदर डीडीसी इंतखाबात हो रहे थे, आज नारबल का जो क्रॉसिंग है जहां से बारामूला सोपोर के लिए रास्ता जाता है, शोरा आफाक गुलमर्ग के लिए रास्ता जाता है, वहां पर बताया जाता है कि नाका बिठाया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इत्तला मिली थी कि मुश्तबा जो है मूवमेंट हो सकती है जिसमें मिलिटेंट इस इलाके की तरफ किसी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं। इस हवाले से जो वहां पर सिक्योरिटी दस्ते थे वो काफी ज्यादा चाको चौबंद तरीके पर वहां पर निगरानी कर रहे थे कि अचानक एक मारुति कार जो मुश्तबा बताई जाती है उसको रोकने की कोशिश की गई थी। वो सिग्नल क्रॉस करके जैसे ही निकली तो उसके बाद वहां पर एक सिविलियन जख्मी हो गया जो मामूली तौर पर जख्मी था, जिसे फौरी तौर पर इलाज करने के हवाले से अस्पताल रवाना किया गया। बताया जाता है कि ये जो सिग्नल क्रॉस करने वाली गाड़ी थी इसमें मिलिटेंट मौजूद नहीं थे, लेकिन शायद सिक्योरिटी अमला जो इस वक्त इस हवाले से वहां पर खड़ा था कि किसी भी गाड़ी को बिना तलाशी के वहां से ना छोड़ा जाता, लेकिन अचानक ये गाड़ी जो थी सिग्नल पार करके चली गई, जिसके बाद उन्हें हवा में कुछ गोलियां चलानी पड़ी, जिसके नतीजे में एक सिविलियन जख्मी हो गया। इलाके में काफी ज्यादा खौफ और हिरास पैदा हो गया और काफी देर तक ट्रैफिक की जो मूवमेंट थी इस शाहराह पर रोक दी गई। इस हवाले से एसएसपी का बताना था कि जिस सिविलियन को गोली लगी थी वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था, इसलिए मामूली जख्मी सूरत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे इलाज और मुआवजे के लिए भर्ती कराया गया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्कीम मरतब की गई थी जिसे आप ये कह सकते हैं कि एक इस तरह की खैर सगाली की स्कीम बनाई गई थी जब यहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी, जिसमें एक ऐलान किया गया था कि जिन लोगों ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया है और यहां से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए मकबूजा कश्मीर की तरफ जो बच्चे चले गए हैं, अगर वो अपने घर वापस आना चाहते हैं और तशद्दुद को तर्क करना चाहते हैं तो वो घर वापस आ सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि कई ऐसे लड़के थे जिन्होंने वहां पर शादियां रचा ली थी और इस तरह से इज़्दिवाजी बंधनों के बीच में बंध चुके थे, जिनकी औलादें भी पैदा हुई थी और चाहते थे कि अपने घर वापस आ जाए, लेकिन तशद्दुद के साथ कोई भी उनका वास्ता नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार ने उन्हें राहदारी देने के हवाले से भी बात की और यह भी कहा कि उनकी बाज़ाबादकारी के लिए यहां पर इक़दामात भी उठाए जाएंगे। उस दौर में यहां पर बहुत सारे इस तरह के लड़के थे जो मकबूजा कश्मीर से बराए रास्त यहां कश्मीर के अंदर वारिद हुए, जिनको यहां पर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर वेरिफिकेशन करने के बाद अपने अपने घर अपनी बीवियों समेत बेच दिया। लेकिन आज तक तब से लेकर के अब तकरीबन 10 से 12 बरस गुजर चुके हैं, उनकी बीवियां हमेशा ही प्रेस कॉलोनी के अंदर या दीगर जगहों पर आकर के एहतजाज करती हैं कि उन्हें यहां जम्मू कश्मीर के अंदर शहरियों के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सोहेल नाइक के मुताबिक आज भी शहर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से आई हुई उन खवातीन ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर से गए हुए उन लड़कों के साथ शादियां की थी जो खैर सगाली जज्बे के तहत उमर अब्दुल्ला की गुजारिश पर तशद्दुद को तर्क करके वारिद कश्मीर वापस हुए थे, अपने अपने घरों को आए थे, नॉर्मल जिंदगी गुजारे, लेकिन उनकी बीवियों को आज तक अपने वालिदैन से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हुकूमत इजाजत नहीं दे रही है, जिसके हवाले से उन्होंने बारहा एहतजाज किए, होम मिनिस्टर से भी अपील की, कई बार दिल्ली का भी रुजू किया और यहां जम्मू कश्मीर के अंदर होम मिनिस्ट्री समेत गवर्नर इंतजामिया से भी मुलाकात हुए। आज भी वो एहतजाज कर रहे थे कि अभी तक उन्हें न तो यहां के शहरियों का हुकूक दिया जा रहा है, न ही उन्हें अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत दी जाती है। बताया जाता है कि कई खवातीन ऐसी हैं जो यहां पर इज़्दिवाजी बंधन में बांध करके आई, लेकिन यहां पर जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन उनके बच्चों को भी यह पता नहीं कि उनकी माएं किस रिश्ते से आई हैं और किस सरजमीन से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से, वजीर आजम हिंद से और यहां गवर्नर इंतजामिया से सिद्क दिली से इल्तिजा की है कि उन्हें अपने घरों को जाकर के अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत दी जाए और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उनके मामलात को हल किया जाए। हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए प्रेस कॉलोनी में इन खवातीन का कुछ यूं कहना था।
मैं हंदवारा में रहती हूँ। मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। हम 5-6 सालों से यहाँ पे हैं। हम आए दिन आते हैं और बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही सिर्फ हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि प्लीज़ खुदारा हमें अपने मुल्क, अपने घर वालों के पास वापस भेजिए। अगर आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते तो हमें डिपोर्ट कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 5-6 सालों से अपने घर, अपने माँ बाप को नहीं देखा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आधी औरतें हमारी गुजर चुकी है, उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। वो किसके पास जाएंगे, वो किसके पास रहेंगे? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि प्लीज़ खुदारा हमें वापस भेजिए। उसके बगैर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। साहब से हम एक बार मिले, उनको भी एप्लीकेशन दी, उसके बाद डीकॉम से हम मिले, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया हमें। हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम इस हद तक परेशान हैं। हमारी आधी लड़कियां बीमार हैं, परेशान हैं, आधे लोग गुजर चुके हैं। क्या हमें इतना सा हक भी नहीं है कि हम अपने घर जाए? इसके बगैर तो हम कुछ नहीं चाहते ना। अगर आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे तो हमें डिपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है हम गैर कानूनी, आप जेलों में रखो। इतने कि खुदारा हम औरतें हैं, हम पे इंसाफ कीजिए। हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हमें किसी सियासी, किसी और चीज़ से कुछ नहीं है। सिर्फ हम एक औरतें हैं, हमें इंसानी हकूक के तहत हमें वापस भेजिए। हमें अपने घर वाले, अपनों। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने देखा ये वो खवातीन थी जो शादी करके यहां खैर सगाली जज्बे के तहत उन लड़कों के साथ वापस आ गई थी जिनको उस वक्त की हुकूमत जो उमर अब्दुल्ला की सरबराही में थी, यह बताया गया था कि यहां न सिर्फ उनकी रिहेबिलिटेशन की जाएगी बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर शहरी हुकूक भी फराहम किए जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन इकराम, उधर दूसरी तरफ आपको बताए देते हैं कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता कल से यह खबरें गश्त कर रही थी कि मकबूजा कश्मीर से ही यहां 2 लड़कियां गलती से सरहद पार करके एलओसी क्रॉस कर करके इस तरफ आ गई थी, जिन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर पड़ी। उन्होंने उन्हें अपने तहवील के अंदर ले लिया और इस तरह से उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पता चला कि ये 17 साल बच्ची और उसकी बहन जो कि 13 साल की थी, गलती से भारत की तरफ आ गए थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने पास रखा और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार के साथ राब्ता करने के बाद आज चकंदाबाद क्रॉसिंग पर उन्हें अपने वारसेन के हवाले और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया गया, जहां पाकिस्तान की अफवाज ने भारत की इस खैर सगाली जज्बे की काफी ज्यादा तारीफ भी की। और खवातीन जो यहां पर आ गई थी, दोनों बच्चियां 13 साल और 17 साल की 2 बच्चियां, उन्होंने भारत की हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्हें गिफ्ट्स के साथ आज जब वर्षा के हवाले किया गया तो वहां पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिल रहे थे। नाज़रीन, जब हम खवातीन की ही आज बात कर रहे हैं और खवातीन पर बहुत ज्यादा बात हुई, चूंकि डीडीसी इंतखाबात की बात आए या फिर अगर हम देखें कि बच्चे का पहला मकतब जो है वो आकर के खवातीन यानी कि मां पर ही शुरू हो जाता है। इस हवाले से मरकजी सरकार की तरफ से यहां पर एक महकमा मोर्द वजूद लाया गया जिसे हम ICDS महकमे के नाम से जानते हैं। और ICDS महकमे के अंदर जो लड़कियां, जो खवातीन काम करती हैं, वो साल हर साल से मरकज की तरफ से शुरू की गई हर एक स्कीम में हर इलाके में पहुंचती हैं और मामलात को न सिर्फ देखती हैं बल्कि ICDS के तहत जिन बच्चों को मुकव्वी गजा देनी होती है उस हवाले से भी इनका बड़ा अहम रोल रहता है। जबकि बुनियादी तालीम और खवातीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी ICDS की जितनी भी यहां पर काम करने वाली लड़कियां हैं उनको 24 घंटे अपने लोगों के राब्ते में रहना पड़ता है। लेकिन अक्सर ICDS महकमे से जुड़े हुए लोग एहतजाज करते नजर आते हैं कि उनकी तनख्वाहें वागुजार करने में सरकार लैतोलैल से काम ले रही है और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हल नहीं किए जाते। आज भी ICDS से वाबस्ता लड़कियों का एक बहुत बड़ा हुजूम जो था वो यहां पे प्रेस कॉलोनी में जमा हुआ और अपने मामलात के हवाले से न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि सरकार से डिमांड की कि उनके मामलात को फौरी तौर पे हल किया जाए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो मांग कर रहे थे कि न सिर्फ उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए बल्कि मरकजी सरकार की तरफ से जिस अंदाज में दीगर मुलाजमीन के साथ बाकी मामलात में काम लिया जाता है उसी अंदाज में उन्हें पे स्केल के जुमरे में भी लाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। जबकि जो लोग यहां पर इस वक्त रजाकाराना तौर पर भी
अभी तक काम कर रहे थे और वॉलंटरी काम किया, उनके हवाले से भी इकदाम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहां पर सरकार नए से नए बैच को लगाए जा रही है, जबकि पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में सरकार संजीदा नहीं है। क्या कुछ कहती थी ये खवातीन, आइए आपको दिखाते हैं। है मैं श्रीनगर प्रोजेक्ट की हूँ, लेकिन यहाँ पे आज हमारे सारी लड़कियाँ हर किसी प्रोजेक्ट से आई हैं। हम मजबूर हो गए आज सड़क पे निकलने के लिए, इसी वजह से कि हमारी 3 साल की पे बंद है, 3 साल की पे हमारी बंद है। हमारा हर साल ये मसला हो जाता है, हर साल हमारी पे बंद की जाती है। मसला ये वो कहते हैं कि आपके 50 पोस्ट ही सैंक्शनड है। अगर 50 पोस्ट सैंक्शनड है, 550 कैसे, 850 कैसे लगे? अभी भी लगा रहे हैं लगातार। अभी आदू की पे भी नहीं निकली है, 1 महीना 1 साल हो गया है आदू को लगे हुए। हमारी डिमांड है कि एक तो हमें रेगुलर हमारी पोस्ट सैंक्शन कर दे, और दूसरा ये कि हमें हमारी पे रिलीज कर दे। ICDS है। सालों से आपकी सैलरी नहीं है तो कैसे गुजारा होता है? कर भी क्या सकते हैं सर, गुजारा करना पड़ता है। और कहीं तो जाने, हम इस प्रोजेक्ट में हमारी ऐसी लड़की है जिन्होंने उम्र यहाँ दे दी है 25 साल 30 साल, वो कहीं और काम भी नहीं कर सकती अब। इसीलिए अब ये हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि वो हमारी पे रिलीज कर दे। तारिक साहब से गुजारिश करते हैं, डायरेक्टर जनरल। जी नाज़रीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि यहां पर एक जमाना यह हुआ करता था कि आप अपने राशन को हासिल करने के लिए राशन गार्ड का सीधा ही रास्ता इख्तियार किया करते थे, और सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खुराक उस वक्त हुआ करता था, जिसके जरिए आपके राशन कार्ड पर आपको चावल, खांड, मिट्टी का तेल और दीगर ग़िज़ाई अजनास जो थे फराहम किए जाते थे। उसके बाद यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम लागू की गई, जिसमें यह बताया गया कि दूर दराज इलाकों में जहां पर राशन कार्ड नहीं है, राशन स्टोर्स नहीं है, वहां पर इसे प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इस तरह से कुछ लोगों ने न सिर्फ इसमें अपने अपने इलाके में राशन स्टोर्स को खोलने का फैसला किया, बल्कि प्राइवेट तरीके से वो महकमा खुराक से, जिसको आप फूड कॉर्पोरेशन कहते हैं, इनसे माल उठाया करते थे। चावल, आटा और दीगर चीजें उठा करके अपने अपने इलाकों में लेते थे और वहां पर बेच करके इसकी रकम जो है सरकारी खजाने में बाज़ाब्ता तौर पर डिपॉजिट कर दिया करते थे। लेकिन हालिया दिनों एक ऑर्डर निकला, जिस ऑर्डर में यह बताया गया कि जितने भी प्राइवेट डीलर्स हैं जो महकमा फूड से इस वक्त ग़िज़ाई अजनास हासिल करते हैं, चावल और दीगर राशन हासिल करते हैं, वो इस फूड के अवज़ जितना भी पैसा है वो एडवांस में देंगे, जिसको लेकर के आज इस महकमे से जुड़े हुए उन सभी डीलर्स ने प्रेस कॉलोनी के अंदर एहतजाज किया, बल्कि यह बताया कि इतना सारा पैसा ये गरीब लोग कहां से लाएंगे और पहले ही सरकार के खजाने में भरेंगे, जबकि माल अक्सर तौर पर 1.5 महीने भी उनके पास रुका ही रहता है और उनके पास गुजारे नहीं है। उन्हें सरकार से अपील की है कि इस तरह के फैसलों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना वो अपने इन जो स्टोर्स हैं उनको ताला बंद करके मुकम्मल हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या कुछ प्रेस कॉलोनी में वो कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको दिखाते हैं। डीलर से हमें यहाँ आने का शौक नहीं है, यहाँ प्रोटेस्ट करने का शौक नहीं है, मगर महकमे के सरबराह ने हमारे खिलाफ एक ऑर्डर निकाला, जिसे हम मजबूर हुए यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए। हम महकमे अमूरी सार्फिन के जो फेयर प्राइस डीलर्स है यहाँ, हमने पिछले 18 सालों से महकमे की बहुत ही खिदमत की और शाना बशाना हम अपने डिपार्टमेंट के साथ रहे। चाहे 2014 का सैलाब हो, सैलाब के वक्त में हमारे डीलरों ने पहाड़ी की ऊंचाई तक राशन पहुंचाया। चाहे 2016 का शटडाउन था,
उसमें भी हमारे लड़कों ने लोगों तक ईमानदारी से राशन पहुंचाया। लेकिन बदकिस्मती से हम पहले राशन लेते हैं, बाद में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हमारे महकमे के सरबराह ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें उन्होंने ये लिखा कि पहले आप कैश जमा करो फिर राशन ले लो। हम उसको पूरा कंटेम्प्ट करते हैं उस ऑर्डर को। अपने महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सिमरनदीप साहब से गुजारिश करते हैं वो जाती तौर पर इसमें मुदाखलत करे, और एडवाइजर फारूक साहब से भी गुजारिश करते हैं वो इसमें मुदाखलत करे। अगर ये ऑर्डर हमारे महकमे के सरबराह वापस नहीं लेंगे, क्या पता है ये हड़ताल कब तक जड़ेगी। ऑर्डर में यही है कि पहले हम गला लेते हैं फिर कैश जमा करते हैं, और आज उन्होंने ये ऑर्डर निकाला कि पहले आप कैश जमा करो फिर आप। तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता। अपने इक़दाम को अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। अगर खुदा ने चाहा कल होगी फिर मुलाकात। खुदा हाफिज़ नासिर।